Hello student, in our last lecture what we have started the principles of management on which the chapter is based, okay, which is written by, or we can say that which is developed by the father of modern management, that is Henry Fayol, okay. लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था स्टूडेंट? हेनरी फ्योल के एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट जो है, ये जो 14 प्रिंसिपल उन्होंने डेवलप किए हैं, ठीक है, वो हमने स्टार्ट किया था, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। उसमें से हमने अपने 7 पॉइंट्स कंप्लीट किए, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल interest to the organizational interest, principle of centralization. Now come to our 8th point, that is principle of remuneration. Student, remuneration का मतलब होता है तनख्वाह या वो सैलरी या वो रिटर्न जो एक एम्प्लॉय को उसके काम के बदले में दी जाती है, ठीक है, या एक एप्रिसिएशन। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, हम काम क्यों करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी, नॉट अर्न प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट एंड टू मेक मनी इज़ अ मोटिव ऑफ बिजनेस, वो बिज़नेस का मकसद होता है। हाँ, लेकिन हम लोग काम क्यों करते हैं? ताकि हमारी इनकम जनरेट हो। और दूसरी बात, जो हम काम करते हैं उसके हिसाब, मतलब जितना हम डिज़र्व करते हैं, अगर हमको उतनी सैलरी या तनख्वाह या वेजेस से जो भी रिटर्न्स हमको अपने काम के बदले में मिलते हैं वो एप्रोप्रिएट हो, या हम जितना डिज़र्व करते हैं, हम जिसके काबिल हैं, अगर वो हमको मिले तो हमारे काम करने का हौसला और बढ़ जाता है और हम काम और बेहतर तरीके से करते हैं और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो रूल है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन है, वो किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंट बनाने में मददगार साबित होता है, या बासलाहियत तरीके से उनको काम करने के लिए मोटिवेट करता है, हौसला अफजाई करता है, ठीक है। पॉइंट देखते हैं। एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू स्टाफ और एम्प्लॉयज़ इज़ द प्रिंसिपल टू कीप देम satisfied financially as well as to retain them for a long span of time within the organization. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन, मतलब जितना उसका हक है उतना रेम्यूनरेशन, उतनी तनख्वाह या उनके फेयर रिटर्न्स उनको देता है और वो उनको सेटिस्फाई रखता है, उनको इत्मीनान देता है, तो ज़्यादा वक्त के लिए वो कंपनी से जुड़े रहते हैं और अपने काम को बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम देने में ये चीज़ मददगार साबित होती है। Then the fair remuneration effect on the productivity and efficiency level in total. एक सही तनख्वाह या एक सही रिटर्न किस चीज़ पर असरअंदाज होते हैं? प्रोडक्टिविटी पे, जो कंपनी में काम हो रहा है उस पर, और उसकी इमेज पर और सलाहियत पर, है ना। अगर सही रेम्यूनरेशन मिल रहा है, सही तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है काम जो होगा वो बासलाहियत तरीके से होगा, बेस्ट तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय द टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। रेम्यूनरेशन किस तरीके से फिक्स किया जाता है? टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, मतलब सामने वाला जो पर्सन है वो कितना स्किलफुल है, कितना बासलाहियत है, उसके अंदर क्या सलाहियत है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ्रेशर को भी 5,000 दे रहे हो और जो 15 साल से अपना वक्त बिज़नेस को दे रहा है या काम कर रहा है, आप उसको भी 5,000 दे रहे हो, तो ये सही होगा क्या? नहीं ना। तो फ्रेशर्स के लिए एक अलग स्किल होता है, फिर जैसे जैसे जो है वो एक्सपीरियंस होते जाता है, उनके लिए कुछ अलग मार्जिन रखा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है कि कितनी उसके अंदर काबिलियत है, क्या स्किल है, कौन सी चीज़ें हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है। बहुत बड़ा बिज़नेस है तो जाहिर सी बात है अच्छी तनख्वाह प्रोवाइड करेगा, छोटा सा बिज़नेस है तो ज़्यादा तनख्वाह वो नहीं निकाल पाते हैं। उसके अलावा बिज़नेस के खर्चे, उसके बाद में टेन्योर मतलब क्या, उसको परमानेंटली रखा गया है, उसको टेम्परेरी बेसिस पे रखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया है, कितने वक्त के लिए जो एम्प्लॉई है वो हमारे साथ काम करने वाला है, उसके हिसाब से उसकी रेम्यूनरेशन या उसकी तनख्वाह को क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन मतलब क्या? स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की
of authority from the top level to lower and lower to the purpose of communication. The help to ensure the orderly flow of information and communication. स्केलर चेन क्या होता है? टॉप लेवल से लोअर लेवल पे आना और लोअर लेवल से टॉप लेवल पे जाना. जैसे एक टॉप लेवल अथॉरिटी है, वो जो डिसीजंस लेगी या वो जो फैसले लेगी वो लोअर लेवल तक आएंगे, उसके लोअर जो मिडिल लेवल भी कहलाता है, और उसके बाद उसके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे उनका काम होता है उनसे काम करवा के लेना बेस्ट तरीके से. ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या बोलता है देखते हैं. This help to ensure the orderly flow of information and communication. Traditionally, organization used to frame large-scale chain, which is time-consuming. For example, a general manager informs the decision to respective functional manager. The functional manager will pass it to supervisor. The supervisor will inform it to the foreman, and so on according to the level of authority. For avoiding the large chain and to take speedily decision, cross communication of direct communication is followed by the various organization, which is known as gangplank. For direct communication, proper permission of the authority is necessary. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? स्केलर चेन कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है. तो यहाँ पे कहा गया है कि चेन जितनी कम हो, मतलब उतनी जो बड़ी चेन ना हो, और डायरेक्टली अगर प्रॉपर अथॉरिटी के ज़रिए जो काम है या जो पॉलिसीज़ है, जो डिसीजंस हैं, वो अगर एम्प्लॉयज़ तक पहुंच जाए तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स या कन्फ्यूजन्स कम होते हैं. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक डायग्राम के ज़रिए समझाया गया है. इन द अबाउट डायग्राम द कम्युनिकेशन बिटवीन डी एंड पी शुड फ्लो थ्रू प्रॉपर हायरार्की. मतलब क्या, डी एंड जो जी है, ठीक है, वहाँ पर एक प्रॉपर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से फ्लो हो रहा है. ऑर्डर्स ए से लेके जी तक आ रहे हैं और डी से लेके वापस ए तक जा रहे हैं, मतलब कम्युनिकेशन की चेन बन रही है. ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. द प्रिंसिपल इज़ बेस्ड, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है? दिस प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ इन इट्स प्लेस. ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. Human resources should be placed at a right place and on a right job. The principle focus on the proper utilization of physical and human resources. क्या कहा है यहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब क्या? सही शख्स सही जगह पे होना चाहिए, है ना. जिसको जो काम आता है उसको बेस्ट तरीके से वही काम करने की इजाज़त दे दो. अगर आपने उसको उसकी एफिशिएंसी, उसकी सलाहियत के हिसाब से काम नहीं दिया, या उसको वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं करा के दी जो उसको ज़रूरत है, तो काम बेहतर होगा स्टूडेंट? बिल्कुल भी नहीं होगा. तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स का, जो इंसानी वसाइल हैं, उसका बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करने की तरतीब या गाइडेंस दी गई है. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या है? मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स. मतलब क्या, जो सबऑर्डिनेट्स जो उनके मातहत काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे जो मैनेजमेंट है उनका नेचर कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए. मतलब कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, कोई बाफिकेशन नहीं होना चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि एक तरफा आप सही को सही नहीं बोल रहे हो, आप गलत को भी सही बोल रहे हो, आप किसी एक का साथ दे रहे हो, है ना, किसी एक को सपोर्ट कर रहे हो, बाकी लोगों को इग्नोर कर रहे हो. ये सारी बातें उसमें नहीं होना चाहिए. उनका एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए जो उनके मातहत काम कर रहे हैं, जो बाकी के वर्कर्स है, बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं. वाइल डिवाइडिंग द वर्क, delegating the authorities, deciding the monetary terms, etc., there should not be any discrimination between the employees. It also suggested that the remuneration should not depend on the department but on the level of which the subordinates are working. The employees working on the same level but in different departments should be paid same wages. This equity will help in avoiding conflicts in the organization. क्या कह रहा है यहाँ पे कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए. किसमें? जो एक जैसे लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक ही जैसे लेवल पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को एक को बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है, एक को बहुत कम मिल रही है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ख़राबियाँ पैदा होती है ना. किस तरीके की ख़राबियाँ? वो उनका काम में दिल भी नहीं लगता कि भाई सेम लेवल पे वो भी काम कर रहा है, सेम लेवल पे मैं भी हूँ, सेम पोजीशन पे वो भी है, सेम पोजीशन पे मैं भी हूँ, मुझे कम दिया जाता है, मुझे उससे ज़्यादा दिया जाता है. किस तरीके का फ़र्क किया जाता है, कोई भेदभाव किया जाता है किसी भी वजह से, तो वो भेदभाव जो है वो काम पर असरअंदाज होता है और एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन है वो कम करता है. तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. इक्विटी, मसावियत या मसावी जो हम कहते हैं ना, इक्वालिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए. नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. इसका मतलब क्या होता है
At a time of recruitment of employees, the management should ensure them about stability of tenure और job security. Job security, tenure का मतलब stability of tenure का मतलब क्या होता है? अगर किसी एम्प्लॉयज़ को यही नहीं पता है जॉब सिक्योरिटी, जिससे कि आजकल का माहौल चल रहा है स्टूडेंट, सारी कंपनीज फ्रेशर्स को निकाल दे रही है जॉब से, है ना? तो ये क्या सही है क्या? नहीं। तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी जॉब कितनी सिक्योर है। आप सोचो, उसको हर रोज़ ये डर लगा रहेगा कि मैं कल काम पे जाऊँगा और कल ये लोग मुझे निकाल देंगे, तो क्या वो सही तरीके से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब रिक्रूटमेंट किया जाता है, जब जॉब दी जाती है, तो उस वक्त उस एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि मेरी जॉब कितनी सिक्योर है। मतलब अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया है या मुझे निकाला जाएगा तो किस वजह से निकाला जाएगा, या मेरी जॉब का टाइम लिमिट कितना है, मतलब कितने साल तक मैं कंपनी में काम कर सकता हूँ, या मुझे निकाल दिया जाएगा कंपनी से, या जो भी चीज़ें हैं, या उसकी जॉब कितनी सिक्योर है। हम जितनी जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ को देंगे, वो उतने खुले दिल से, खुले दिमाग से कंपनी को अपना वक्त, अपनी एफिशिएंसी, अपनी सलाहियत और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक जुड़ाव ये कह सकते हैं, या एक लगाव कह सकते हैं कि वो कंपनी कैसे कैसे अपने आप को जोड़ेगा। अगर उसको सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी, वो ये हमेशा सोचेगा कि भाई आज नहीं तो कल मेरी जॉब चली जाएगी, तो हाउ ही विल cope up with all this situation? Just see, it plays very important role in creating sense of belongingness among the employees. Insecurity in job always affect the efficiency of employees adversely, whereas job security minimize employees turnover ratio. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है? खुद होकर आगे आना। ठीक है, इनिशिएटिव रिफर्स टू द वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे। मतलब क्या? खुद होकर, आगे होकर, इनोवेटिव, अलग अंदाज में और एफिशिएंट तरीके से काम करना इनोवेटिव कहलाता है। मतलब अगर आपको कोई कुछ काम आता है तो आप ये मत सोचो कि हम पीछे क्यों हटें। अगर आपके पास नए नए आइडियाज़ है, तो कंपनी का, मैनेजमेंट का काम है कि वो एम्प्लॉयज़ को ये मौका या ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपनी बात को मैनेजमेंट के सामने रख सकें, और किसी काम को किस तरीके से बासलाहियत, इनोवेशन मतलब नई नई ईजाद के ज़रिए किस तरीके से काम किया जाए, ये वो बता सकें, है ना? तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव देना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय के पास कोई आइडिया है, कोई मैनेजर के पास कोई आइडिया है, तो कंपनी को या मैनेजमेंट को उसको ये मौका फ़राहम करना चाहिए कि वो आगे आए और अपनी बात रखे, और उसकी बात में अगर कोई भी हम कहते हैं ना असर है, तो उसको फॉलो करने में भी उनको पीछे हटना नहीं चाहिए। इससे काम नए नए तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से होगा। Work in okay. The freedom of think and work on new ideas encourage employee to take initiative while working on a given task. This initiative should be welcomed by the manager, including through discussion and those new ideas. It is also help to creating healthy organizational culture. मैंने आपसे कहा ना कि मैनेजमेंट का काम क्या है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मौका फ़राहम करे कि वो नए आइडियाज़ के साथ में सामने आए। इससे क्या होगा? एक तो अच्छा रिलेशन क्रिएट होगा मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में, काम और बेहतर तरीके से हो सकता है, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ, लास्ट पॉइंट है हमारा 14 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी क्रॉप्स। मतलब यहाँ पे एस्पिरिट डी क्रॉप का मतलब क्या है? टीम वर्क मतलब क्या? जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ स्टूडेंट, एक मैच चल रहा है ना, उसमें जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं, अगर वो ये सोचे कि मैं क्यों अच्छा खेलूँ, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है वो अच्छा खेले, मैं अकेला अच्छा खेल के क्यों टीम को जिताऊं, तो वो टीम कभी भी जीतेगी क्या? नहीं जीतेगी ना। तो उसी तरीके से कंपनी का जो मकसद होता है, टू अर्न प्रॉफिट एंड टू मेक मनी, ये अगर हर एम्प्लॉय सोचे कि ये मेरा भी मकसद है, और वो ये सोचकर बासलाहियत, एफिशिएंट तरीके से काम करे, अपना 100% दे, तो कभी भी कंपनी अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकती, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना? तो देखते हैं यहाँ पे, हेनरी फ्योल हैज़ गिवन एम्फेसिस टू टीम वर्क काम करना चाहिए। एस्पिरिट डी क्रॉप्स मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ। क्या बोल रहा है? एस्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि एकता में ताकत है, कहते हैं ना, जैसे कि सब एकजुट होकर काम करेंगे तो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, है ना? रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ ग्रुप एक्टिविटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को चलाना ग्रुप एक्टिविटी है ना, एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, इंसानी वसाइल है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। If all employees are working as a union and with mutual trust,
द डिफ़िकल्टीज़ कैन बी सॉल्व क्विकली। अगर सारे एम्प्लॉयज़ जो है एक साथ एकजुट होकर काम करें, है ना, और एक दूसरे की समझदारी और अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करें तो आने वाली दुश्वारियों का आसानी से क्या किया जाता है, सामना किया जा सकता है। देयरफॉर एज अ लीडर अ मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल among the employees to achieve organizational goal easily। क्या कहा है, इसीलिए एक मैनेजर का काम है कि वो जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर टीम स्पिरिट का जज्बा या टीम वर्क का जज्बा पैदा करे ताकि कंपनी का काम बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए। अबव 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल आर वेरी यूजफुल टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये जितने भी प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने बताए हैं ये सारे क्या है, बहुत अगर इसको यूज़ किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को चलाना या मैनेज करना क्या हो जाएगा, एक तो बासलाहियत हो जाएगा और बाअसर हो जाएगा, है ना। दीज आर ऑल्सो सपोर्टिव टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी मैनेजमेंट के काम हैं उसमें भी इससे मदद मिलती है। दिस प्रिंसिपल आर वेरी लॉजिकल एंड देयरफॉर आर एप्लीकेबल इन द मॉडर्न मैनेजमेंट एरा। क्या कह रहा है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, इसीलिए इसको अप्लाई किया जाता है जो मॉडर्न मैनेजमेंट एरा है उसमें। ओके, अच्छा, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। यू हैव टू राइट डाउन ऑल दी प्रिंसिपल। आपको सारे प्रिंसिपल जो है मीनिंग और डेफिनेशन के साथ एक बार आपके बुक में लिखने हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।